नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। हमारा आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के कंटिन्यूएशन में है। आज हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। एक बार जल्दी से लास्ट लेक्चर को समराइज़ करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की कि कैसे स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल मार्केट्स हुआ करती थी, जिसमें सेल हार्वेस्ट के बाद विलेज के अंदर ही हुआ करता था। उसके बाद रेगुलेटेड मार्केट्स आई जिसने काफ़ी सारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को रिमूव किया। उसके बाद APMR एक्ट के तहत बहुत सारी रेगुलेटेड मार्केट सेटअप की गई ताकि फार्मर्स को फेयर प्राइस मिल सके। पर रेगुलेटेड मार्केट्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, प्राइस वेरिएशन था क्योंकि कार्टल्स कास्ट और पॉलिटिकल नेटवर्क से रिलेटेड हुआ करते थे, लाइसेंस ट्रेडर्स की मोनोपोली थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स ने 2002 में एक अमेंडमेंट किया और 2003 में मॉडल APMC एक्ट आया। तो आइए इस एक्ट और बाकी सारे रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। पर अगर उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी और न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो 1955 में आया था। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया ताकि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ फेयर प्राइसेस पर अवेलेबल कराई जा सकें। इस एक्ट के अंडर उस टाइम तो मोस्टली सारी कमोडिटीज़ आ गई थी क्योंकि सिचुएशन सबकी ही बहुत ख़राब थी। पर अभी ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इवन अब तो सैनिटाइजर्स भी आ गए हैं। तो इस एक्ट के अंडर कमोडिटी सेंटर के थ्रू डाली जाती हैं जब सिचुएशन ख़राब हो जाए। और इस एक्ट में गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ का MRP भी फिक्स करती है। तो होता क्या है कि जब सेंटर को लगता है कि कोई कमोडिटी शॉर्ट सप्लाई में है और उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो वो उस कमोडिटी की स्टॉक होल्डिंग पर स्पेसिफाइड टाइम के लिए लिमिट लगा सकता है। और स्टेट्स इंश्योर करती हैं कि ये लिमिट हमेशा मेंटेन रहे, जब तक ज़रूरत है तब तक। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये स्टोरेज और होल्डिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता और प्राइस वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो इसी वजह से बीच में ये कहा गया था कि ये एक्ट काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि 1955 में कंडीशंस अलग थी और इस टाइम कंडीशंस अलग हैं। तो वो एक अलग डिबेट का टॉपिक है। तो ये थी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। दूसरी एक्ट की अगर हम बात करें तो वो है APMC एक्ट। इस एक्ट में स्टेट्स को जोग्राफिकली मार्केट में डिवाइड किया जाता है और हर मार्केट एक मार्केट कमेटी के थ्रू या मंडी के थ्रू हेड की जाती है। तो सारा प्रोडक्शन जो होता है वो सेल के लिए मार्केट कमेटी के पास जाता है। यहाँ होते हैं कमीशन एजेंट्स जिनके पास लाइसेंस होता है और शॉप अलॉट होती है। बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और बिडिंग होती है। और उससे क्या होता है कि फार्मर्स को फेयर प्राइस देने की बात की गई है इस एक्ट में। पर क्या ऐसा सच में हो पाता है? क्या फार्मर्स को सच में फेयर प्राइस मिलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, फार्मर्स को फेयर प्राइस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि APMC की मोनोपोली है यहाँ पे। उसकी वजह से फार्मर्स को अच्छे कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स को ओरिजिनल सप्लाईज नहीं मिल पाते। APMC का जो एजेंट्स हैं वो आपस में एक कार्टेल बना के डिसाइड कर लेते हैं कि हाई बिडिंग हम नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है कि वो प्रोड्यूस लो प्राइस पर लेते हैं और कंज्यूमर्स को हाई प्राइस पर बेच देते हैं, जिससे ऑब्वियसली सफ़र कौन करता है? फाइनली फार्मर्स। मार्केट फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, फार्मर्स को ऑपरेट नहीं करने दिया जाता और कहीं कहीं तो बस कुछ ही जगह, कुछ ही विलेजेस में कुछ ही लोग ऑपरेट कर पाते हैं। APMC मार्केट की रेगुलेशंस की जगह वो ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करने लगी है। काफ़ी बार फार्मर्स की पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अगर उनकी पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी तो वो आगे लोन नहीं ले पाएंगे, उनको रिसीट नहीं दी जाती, तो पेमेंट स्लिप नहीं मिलेगी, तो फिर वो लोन किस बेसिस पे लेंगे? तो हम कह सकते हैं कि APMC ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंगली एक्ट किया है। तो इस एक्ट की जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी शॉर्टकमिंग्स थी, उन सबको ठीक करने के लिए आया हमारा दूसरा एक्ट जिसका नाम था मॉडल APMC एक्ट ऑफ 2003। मॉडल APMC एक्ट 2003 में आया। इसमें था कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जिसको चाहे उसको अपना प्रोड्यूस दे सकते हैं। दूसरा ये था कि अगर वो मंडी में जाके नहीं कर रहे हैं तो वो जो है
एपीएमसी की जो मार्केटिंग कमेटी के इलेक्शंस होते हैं उसमें वो खड़े नहीं हो सकते। पर इससे क्या हुआ था कि इसके अलावा उन्होंने जब वो कहीं और कहाँ सेल करेंगे, अगर करेंगे तो वो एक ऑल्टरनेटिव मार्केट सेटअप की जाती थी, जैसे कि डायरेक्ट परचेज सेंटर्स या प्राइवेट मार्केट्स, तो उसमें जाके फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी इस एक्ट की कि जो जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन पूरा पेमेंट मिलेगा अपने प्रोड्यूस का। जो भी क्वांटिटी एंटर हो रही है अराइवल गेट से, जितनी क्वांटिटी लाए हैं और जो प्राइसेस हैं उसकी, वो सब कुछ डिस्प्ले किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। प्राइवेट पार्टनरशिप को मैनेजमेंट में प्रमोट किया जाएगा। प्रोसेसिंग या अदर दूसरे वैल्यू एडिशन के लिए जो भी एफर्ट्स हैं वो किए जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बनाया जाएगा और प्राइसिंग और ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता था एपीएमसी एक्ट। तो पर एक और चीज़ थी जो ये करता था कि इसने बहुत ज़्यादा बोला कि ओके आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, और कमीशन एजेंट का जो सिस्टम था उसको अबॉलिश किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक रोड मैप था कि स्टेट्स को कैसे कैसे इस एक्ट के थ्रू अपने मार्केट्स को डेवलप करना है। बट ये काफ़ी हद तक काफ़ी स्टेट्स में हुआ, काफ़ी में नहीं हुआ, और किसी किसी स्टेट्स में ऐसा है कि कुछ कुछ पार्ट एपीएमसी का उन्होंने ले लिया तो इस एक्ट का। तो बिहार में 2006 में ये ऐप रिपील कर दिया गया था, केरला में कभी आया ही नहीं था। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंट था अलग अलग स्टेट्स में इसका अडॉप्शन रेट। नेक्स्ट आता है हमारा ई नाम। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका एम है कि फार्मर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू बेटर प्राइसेस उन्हें मिल सके। बैकएंड में इसको मंडी सपोर्ट करती है। क्योंकि ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो जो बायर्स स्टेट के बाहर के हैं वो भी ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि मार्केट्स को ये कंसोलिडेट करता है, फार्म प्रोड्यूस का मूवमेंट बढ़ता है, और अगर स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग को बढ़ाया जाए तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकता है दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, इन सब चीज़ों में, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो लीडिंग एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है वो है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। ये सेल के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जो प्राइसेस हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है, काफ़ी क्लैरिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो एपीएमसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन या सर्विसेज चाहिए होती हैं वो सब ई नाम के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती हैं। ई नाम के 3 नए फीचर्स अभी कोरोना वायरस के पैंडमिक के टाइम पे लॉन्च हुए थे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे कि फार्मर्स फिज़िकली मंडी में जाके अपना सामान बेचें। तो मंडीज़ को डीकंजेस्ट करने के लिए कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे 3 नए फीचर्स आए थे। तो इसका जो पहला नया फीचर था वो था ई नेशनल वेयर हाउस रिसीट मॉड्यूल। तो ई नेशनल वेयर हाउस रिसीट मॉड्यूल के थ्रू वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस में फार्मर्स अपना प्रोड्यूस स्टोर कर सकते थे। तो उनको डायरेक्टली जो उन्होंने प्रोड्यूस स्टोर किया है तो वो स्टोर्ड प्रोड्यूस डायरेक्टली फार्मर्स ट्रेड कर सकते थे। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इस चीज़ में काफ़ी फ़ायदा हुआ था कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कि वो अपनी ट्रेडिंग जो है प्रोड्यूस की डायरेक्टली कर सकते हैं वेयर हाउसेस के थ्रू ही। इससे क्या हुआ कि लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस बचे, उनको कहीं मंडी में जाना नहीं पड़ रहा है फार्मर्स को, और वो लोन भी ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। प्राइस स्टेबलाइजेशन हुआ कि सप्लाई और डिमांड कितनी है उसके हिसाब से किस टाइम पे कहाँ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस स्टेबलाइजेशन भी हुआ। इसका दूसरा फीचर था एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल। एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल में होता क्या था कि एफपीओस को हेल्प करता था कि वो उनका जो भी वो प्रोड्यूस है वो उस प्रोड्यूस की क्वालिटी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उसकी पिक्चर्स लें और उसको कलेक्शन सेंटर्स पर बिडिंग के लिए डाल दें। तो इस तरह से वो अपलोड कर सकते थे कि हाँ ठीक है, हमारे ये इस क्वालिटी पैरामीटर पे ये हमारी
जो प्रोड्यूस है वो मैच कर रहा है। आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं और आप यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या था फ़ायदा कि जो दूर दूर के बिडर्स थे वो भी देख सकते थे कि ओके क्या एफपीओ ने कौन सा कहाँ पे प्रोड्यूस डाला है और कौन सा कहाँ वो अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तीसरा था लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल। लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल में क्या हुआ कि वो लिंकेजेस प्रोवाइड करता था किसको, जितने भी लार्ज लॉजिस्टिक के जो एग्रीगेट प्लेटफॉर्म थे तो उन एग्रीगेट प्लेटफॉर्म को लिंकेजेस प्रोवाइड करता था। तो जो यूज़र्स होते थे उनके पास एक चॉइस हो जाती थी कि हमें कौन सा वाला चूज़ करना है। तो जो लिंक प्रोवाइड हो रही है तो उसके थ्रू क्या करते थे ट्रेडर्स, जो भी लॉजिस्टिक वेबसाइट की लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की जो वेबसाइट है उस पर जाके सेलेक्ट कर सकते थे कि उन्हें कौन सी सर्विसेज चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सीमलेसली ट्रांसपोर्टेशन हो पाया कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं आई बीच में, सब डायरेक्टली होता जा रहा है। इंटरस्टेट ट्रेड भी प्रमोट हुई। तो इस तरह से जो दूर दूर के बायर्स थे उनको भी सामान ईजिली मिल पाया। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट हम आत्मनिर्भर भारत के थ्रू क्या क्या 2020 में रिफॉर्म्स लाए गए। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से प्रॉब्लम्स आई। तो मेन प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में ये थी, इंस्पाइट ऑफ कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया काफ़ी अच्छा बाकी सेक्टर से कंपैरिजन में, पर फिर भी इसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि जो सप्लाई चेन्स थी वो डिस्टर्ब हो गई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स, इन सब में काफ़ी गैप्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा टैकल करने के लिए और एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। जैसे कि 1 लाख तक के फंड्स दिए जाने की बात की गई कि ओके एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या एफपीओ या स्टार्टअप्स जो हैं उनको 1 लाख करोड़ रुपीज़ के फंड्स दिए जाएंगे। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच फॉलो की जाए। मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ फिशरमैन को, और कैटल, शीप, बफेलो, गोट इन सब का 100% वैक्सीनेशन हो उसके लिए 13,000 करोड़, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़, हर्बल कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़, बी कीपिंग के लिए 5,000 करोड़, और फाइनली ईसीए को भी अमेंड किया गया ताकि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स इन सब के सेल को डीरेगुलेट किया जा सके और जो फार्मर्स हैं वो अपने चॉइसेस पे जो उनकी मतलब उनको जो वो प्राइसेस चाहते हैं उस पर सेल ऑफ कर सकें। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो आज का वो समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।